हेलो फ्रेंड्स। आज के इकोनॉमी एमसीक्यू के डिस्कशन में टॉपिक है सब्सिडी। कल के वीडियो के कमेंट में सुरेंद्र ठाकुर जी ने कमेंट किया था कि उन्हें सब्सिडी के ऊपर एक डिस्कशन चाहिए। तो हमने आज एक क्वेश्चन सब्सिडी के ऊपर लिया है और इसको हम लोग सब्सिडी कॉन्सेप्ट को समझ के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडीज इन वेरियस सेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिडीज। पहले तो एक स्टेटमेंट दिया है कि सब्सिडीज गवर्नमेंट वेरियस सेक्टर में प्रोवाइड कराती है और सब्सिडी के प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में स्टेटमेंट है। पहला लिखा है इट इंक्रीजेस इन्फ्लेशन, दूसरा है इट इंक्रीजेस फिजिकल डिफिसिट, तीसरा है इट डिक्रीजेस एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। और इसमें करेक्ट आंसर हमें पता करना है। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली और 1, 2 and 3। ठीक है, तो इसे आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व करें और अब हम इसका डिस्कशन भी स्टार्ट करते हैं। देखिए सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी का हिंदी का अर्थ है सहायकी। ठीक है, सब्सिडी इंग्लिश और हिंदी में सहायकी से ये अपने आप में सिद्ध हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। अगर किसी को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाए, है ना, चाहे वो मॉनेटरी हो या कि किसी और फॉर्म में हो, तो उसे हम सहायकी कहते हैं या सब्सिडी कहते हैं। खासकर जब ये काम गवर्नमेंट करती है तो उसे सब्सिडी कहा जाता है। सब्सिडी रेफर्स टू द डिस्काउंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मेक अवेलेबल द इसेंशियल आइटम्स टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस विच इज ऑफन मच बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सच आइटम। देखिए दो तीन की पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला तो ये कि ये इसेंशियल गुड्स के लिए होता है, लग्जरी गुड्स के लिए सब्सिडी नहीं दी जाती है ना। अगर आपको एसी खरीदना है तो एसी पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको खेती करने के लिए फर्टिलाइजर खरीदना है ना, यूरिया चाहिए आपको, तो उस पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपको खाने के लिए खाना नहीं है, आप जो राशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसमें आपको सब्सिडी प्रोवाइड। तो जो इसेंशियल गुड्स होते हैं, जो इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी आइटम होते हैं, जो आपको यूज करना बहुत जरूरी है आम जनता के लिए, उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। अब देखिए सब्सिडी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो ये डायरेक्ट हो सकती है और दूसरी इनडायरेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए सब्सिडी होती कैसी है, कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट है। अगर सब्सिडी इस तरह से दी जा रही है कि जिसको बेनिफिट पहुंचना है डायरेक्ट उसके पास पैसा पहुंच रहा है, तो ये डायरेक्ट सब्सिडी है। या फिर अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी ना देके डायरेक्ट तरीके से सब्सिडी देना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो ऐसे आइटम्स को चूज करेगी जो डायरेक्टली आप तक पहुंचने वाले हैं, इनडायरेक्टली आप तक पहुंचने वाले हैं, और आप फिर उसे आप तक वो डिस्काउंटेड रेट में पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ इसको आपको, तो आपको अच्छे से बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे कि मानिए अगर किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करवानी है, एक तरीका तो ये है कि किसानों के खाते में कुछ पैसा जमा करवा दिया जाए। अगर सरकार सभी किसानों के खाते में 500 रुपए या 1000 रुपए जमा करवाती है, तो ये क्या हुई, ये डायरेक्ट सब्सिडी हुई। इस डायरेक्ट सहायकी हुई, प्रत्यक्ष सहायकी हुई। सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से सभी किसानों के खाते में पैसा डलवा दिया, तो ये एक प्रकार हो गया डायरेक्ट सब्सिडी का। अब इनडायरेक्ट सब्सिडी का एग्जांपल क्या है। अगर मान लीजिए सरकार फर्टिलाइजर्स जो है, जो यूरिया है या जो खाद है जो मार्केट में बिक रही है, या जो बीज, जो सीड्स जो मार्केट में बिकते हैं, अगर उनकी कंपनियों को गवर्नमेंट पैसा दे दे और बोले कि आप मार्केट में जो जिस एमआरपी में इसको बेचते हैं उसमें हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं, आप 500 रुपए कम एमआरपी में अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचिएगा। इसमें भी अल्टीमेटली फायदा किसे हो रहा है, फार्मर्स को हो रहा है, क्योंकि कंपनी को तो उतना पैसा मिल रहा है जितना उसको एमआरपी में बेचने पे मिलना चाहिए था। लेकिन फार्मर्स जब जाएंगे उसको लेने के लिए, तो क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी दे रखी है उन कंपनियों को जो बीज और खाद बेचती हैं, तो वो उसका एमआरपी बहुत कम हो जाएगा और वो कम रेट पे मार्केट में बेचेंगे, जिससे फार्मर्स को फायदा होगा। तो दो प्रकार की सब्सिडीज होती हैं, डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, अब सब्सिडी जो होती है वो एक तरह की वेलफेयर स्कीम होती है ना। सरकार वो वेलफेयर स्कीम चलाती है, एक कल्याणकारी योजना चलाती है जिससे आम जनता का कल्याण होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका प्रभाव क्या होता है अर्थव्यवस्था पर, सब्सिडी का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, या सब्सिडी का क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी में।
अब इसको हम लोग ये जो क्वेश्चन में जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं 1 बाय 1 उनको समझ लेते हैं, तो इसके हम इफेक्ट भी समझ जाएंगे। पहला है इट इंक्रीज द इन्फ्लेशन। अब देखिए, या तो आपको ये पता हो, आपने कहीं पढ़ रखा हो, या तो फिर आप इसको एक जो सिस्टम है, जो हम लोग इकोनॉमी जिस तरह से पढ़ते हैं उसको फॉलो करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है फार्मर्स को, ठीक है, या गवर्नमेंट ने खाने के प्रोडक्ट्स में सब्सिडी दी है, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर सी इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? महंगाई कम होगी। क्यों? क्योंकि सरकार जो बढ़ा हुआ जो दाम है उसका पैसा तो कंपनियों को पीछे से दे रही है अप्रत्यक्ष रूप से। तो अगर कंपनियों को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्टिलाइजर का, खाद का और बीज का, अगर बीज कंपनियों को, खाद कंपनियों को सरकार कुछ पैसा पे कर रही है तो वो उस पैसे को माइनस करके मार्केट में एमआरपी में अपनी वस्तु को बेचेंगे जो कि सस्ती होगी। और अगर वस्तु सस्ती दाम पे बिकेगी, अगर गुड्स सस्ते दाम में बिकेंगे तो फिर वो महंगाई नहीं हुई है ना, वो तो महंगाई नहीं, तो और रेट उसका कम हो गया। तो अगर जो ये माने कि अगर हम सब्सिडी देने से महंगाई बढ़ती है तो ये डायरेक्ट कोई रिलेशन महंगाई का और सब्सिडी का नहीं है। सब्सिडी से महंगाई बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर हम बहुत लंबा लंबा कनेक्शन जोड़ना शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो वो स्टेटमेंट, अब जैसे आप इसको प्रूव करने के लिए आप ये बोल सकते हैं, एक दूसरा एंगल देता हूं मैं आपको कि महंगाई कैसे बढ़ सकती है, कि अगर सरकार सब्सिडी देगी, सब्सिडी देने से जो वस्तुएं हैं मार्केट की वो सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि कंपनी को सरकार पैसा दे रही है तो कम रेट में सामान बेचेगी। अगर मार्केट में वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो लोग जो पैसा खर्च करते थे बाजार में या मार्केट में, वो पैसा लोग कम खर्च करेंगे क्योंकि उन्हें वस्तुएं सस्ती मिल रही हैं। जब उन्हें वस्तुएं सस्ती मिलेंगी तो पहले अगर वो 20 रुपए में एक वस्तु ले पा रहे थे तो अब वो 20 रुपए में 2 वस्तु ले पाएंगे। तो उन्होंने वस्तु की डिमांड बढ़ा दी। अब वो वस्तु की डिमांड ज्यादा करेंगे इसलिए कि उनके पास पैसा है और वो वस्तुएं चाहते हैं। अगर वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो उसकी डिमांड वो लोग बढ़ा देंगे। अगर डिमांड उसकी बढ़ जाएगी तो उस प्रोपोर्शनल में डिमांड बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शनल में उसकी सप्लाई नहीं है वस्तु की, क्योंकि एकदम से सब्सिडी मिलने से लोगों ने उसकी वस्तु की डिमांड बढ़ा दी। और अगर डिमांड बढ़ गई और मार्केट में उस तरह से सप्लाई नहीं हुई तो ये भी हो सकता है कि जब मार्केट में सप्लाई नहीं होने से और अगर डिमांड बढ़ गई है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा है, पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उस तरह की नहीं होती तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाती है। तो अब इस तरह से महंगाई बढ़ भी सकती है, लेकिन ये इतना लंबा घूम फिर के अपने को जाके कनेक्शन बैठाने की जरूरत इसमें नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी में कोई भी स्टेटमेंट अगर वो एब्सोल्यूट तरीके से लिखा हुआ है तो उसको तो गलत करने के लिए एक काउंटर आर्गुमेंट ही काफी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट इंक्रीजेज इन्फ्लेशन। ठीक है, माने ये कह रहा है कि ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा ही। आप समझ रहे हैं? ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। अगर आपके पास में एक भी आर्गुमेंट है जिसमें आप ये बता दें कि ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता नहीं घटाता है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। किसी भी स्टेटमेंट को गलत करने के लिए अगर 99 आर्गुमेंट उसके फेवर में है और अगर एक आर्गुमेंट उसके अगेंस्ट में है तो यूपीएससी उस स्टेटमेंट को गलत मानती है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो अगर किसी एक एंगल से पार्शियली करेक्ट और पार्शियली इनकरेक्ट कोई स्टेटमेंट है तो उसे हम इनकरेक्ट ही मानेंगे, करेक्ट नहीं मानेंगे। ये यूपीएससी में याद रखिएगा, बहुत फायदा होगा जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि अगर कोई स्टेटमेंट पार्शियली और इनपार्शियली, पार्शियली अगर कोई करेक्ट होता है और पार्शियली इनकरेक्ट दोनों है, आधा सच है आधा गलत है, तो यूपीएससी उसे गलत ही मानता है। इसलिए यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इन्फ्लेशन का और सब्सिडी का। इनडायरेक्ट तरीके से घूम फिर के कोई रिलेशन हो सकता है। तो एज सच इकोनॉमी में तो ऐसे किसी छोटी चीज का भी बहुत घूम फिर करके कोई ना कोई लिंक कहीं ना कहीं से निकल सकता है। इकोनॉमी बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो अगर किसी एक एंगल से भी इन्फ्लेशन अगर नहीं बढ़ रहा है, अगर हमारे पास ये तर्क है, तो हम पहले स्टेटमेंट को गलत ही मानेंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरे में आते हैं, इट इंक्रीजेस द फिजिकल डिफिसिट। अब फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? अब फिजिकल डिफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार का जो खर्च है वो उसकी आमदनी से ज्यादा है। फिजिकल डिफिसिट का मतलब साफ साफ क्या है कि सरकार के पास जो आगम हो रही है उसके निर्गम से
कम है, उसका जो निर्गम है या जो पैसे वो खर्च कर रही है वो ज्यादा है। अब जरा हम लोग कॉमन तरीके से सोचते हैं इसको कि अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो जाहिर सी बात है उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, और अगर उसके खर्चे बढ़ेंगे तो उसके खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर वो सब्सिडी दे रही है तो उसको फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का खतरा हो सकता है। ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि सब्सिडी देने से फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ता है, क्योंकि सरकार के खर्च बढ़ जाते हैं। और ये छोटा मोटा खर्च नहीं है, सब्सिडी पे सरकार बहुत ज्यादा खर्च करती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब तीसरे में आते हैं, इट डिक्रीज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अब ये कह रहा है कि ये निर्यात प्रतिस्पर्धा को कम करता है। अब ये देखिए, इस सेंटेंस का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब निर्यात प्रतिस्पर्धा को कम करता है का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसको ये डिमोरलाइज करता है या डिमोटिवेट करता है। मतलब हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। सीधी साफ लैंग्वेज में इसका मतलब ये है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, खासकर इकोनॉमी में बहुत बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ट्रिकी हो जाती है, जिससे कि हम, तो इसमें कुछ नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ है कि इट डिक्रीजेस द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इसका साफ साफ मतलब है कि एक्सपोर्ट इंडिया से कम हो जाता है। अब अगर एक्सपोर्ट इंडिया से कम हो जाता है तो हम लोग लिंक बैठाना शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सब्सिडी मिलेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया से या घटेगा? कैसे? अगर सब्सिडी मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियों को, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अब कंपनी मान लीजिए कि वो ये यूरिया बनाने वाली ही कंपनी है। अब यूरिया के लिए जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, अगर गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करवा देगी तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कंपनी को जो कॉस्ट लगेगा सब यूरिया बनाने में वो सस्ता पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल सस्ता पड़ेगा। अगर सस्ता पड़ेगा तो हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है इंडिया का, जब हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे तो चूंकि हमें सब्सिडी मिली हुई है तो हमें कॉस्ट हमें कम लगा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका रेट भी कम रखेंगे। और अगर हम कम रेट में कोई गुड्स को हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा बिकेगी, इसलिए कि क्वालिटी तो वही है लेकिन वो उसका रेट सस्ता हो गया। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि अगर सब्सिडीज दी जाती है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट बढ़ता क्यों है? क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाता है। जो व्यापारी होते हैं उनको सब्सिडी मिल जाती है तो उनका कॉस्ट कम हो जाता है, तो वो अपने प्रोडक्ट का रेट कम कर देते हैं। और अगर रेट कम कर देते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कम रेट में अपना सामान बेच पाते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में कम रेट के सामान की मांग बढ़ जाती है, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना होती है, घटने की संभावना नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कॉटन का। अगर कॉटन पे अगर सरकार बहुत ज्यादा फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है, तो अगर फार्मर्स को भी सब्सिडी मिल रही है तो कॉटन को भी मार्केट में कम दाम में बेचेंगे। तो जो कंपनियां होती हैं जो कॉटन को रॉ मटेरियल को लेती हैं और उसके बाद कपड़ा बनाती हैं, तो उन्हें अल्टीमेटली फार्मर से जब वो सस्ता मिल रहा है, क्योंकि फार्मर्स को सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, तो अगर वो फार्मर्स को सस्ते में मिल रहा है कॉटन, और वो कॉटन वो कंपनी को सस्ते में दे पा रही है, तो कंपनियां उसको उसके जो कॉस्ट कंपनी का है वो कम हो जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कपड़े जो उससे बनेंगे वो सस्ते बनेंगे। और जब ये इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते कपड़े जाएंगे तो उनकी मांग जाहिर सी बात है बढ़ेगी, और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक बात इससे समझ में आती है कि जब सरकार को किसी उद्योग या इंडस्ट्री या किसी सेक्टर को बढ़ावा देना होता है तो सरकार उस सेक्टर इंडस्ट्री को सब्सिडी देती है। हिंदुस्तान में, इंडिया में एग्रीकल्चर में सब्सिडी का चलन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर को हमेशा बढ़ावा देने का प्रयास इंडियन गवर्नमेंट करती है। इसी प्रकार से हैंडलूम इंडस्ट्री जो है, हैंडलूम इंडस्ट्री को भी हमेशा गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है या कि इस तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती रहती है। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट गलत है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। हमने तीनों के लॉजिक समझ लिए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B2 ओनली। इसी प्रकार से अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, या किसी और टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में प्रॉब्लम है, जिनको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे।